friends, this is me Nikhil Garg. Welcome to my channel Gola the All-Rounder Academy. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी हमने रिसेंटली देखा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की MHRD मिनिस्ट्री है, उन्होंने अभी एक पॉलिसी को नोट दिया है, उसके बाद कैबिनेट ने उसको नोट दिया है जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो ये 34 इयर्स के बाद कोई नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इससे पहले 1986 में लाई गई थी, जिसको 1992 में अमेंड किया गया था। तो आज हम बात करेंगे इस पॉलिसी के बारे में, इस पॉलिसी में कैसे कैसे चेंजेस किए गए, स्कूल्स लेवल पे क्या चेंज हुए, कॉलेज लेवल पे क्या चेंज हुए। जैसे मैं आपको बताऊं तो स्कूल लेवल पे एक चेंज ये आया है कि अभी हम जो बेसिक एजुकेशन लेते हैं स्कूलिंग में 12 तक, तो 10+2 का एक जो कंसेप्ट है वो चलता है, लेकिन अभी 5+3+3+4 का कंसेप्ट लाया गया है, जिसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। और जैसे मैं आपको बताऊं तो बेसिक लेवल, उसके बाद प्री लेवल, फिर मिड लेवल और फिर हाई स्कूलिंग, उसके बाद कॉलेज, हायर एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। साथ ही में जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं या जो हमारे कॉलेजेस हैं, उनके लिए भी नए तरीके के नॉर्म्स लाए गए हैं। उसमें यह बताया गया है कि हम नई नई लैबोरेटरीज को स्टैब्लिश करेंगे हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोर्सेज में किस तरीके से चेंज किया गया है, करिकुलम चेंज हुए हैं, कोर्स को रिड्यूस किया गया है, रिडक्शन हुआ है कोर्स के अंदर। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम अगले वीडियोस भी आपको इजीली अवेल हो सके, आप देख सके उनको, आपकी टाइमलाइन पे दिख सके यूट्यूब के। वीडियो आखिरी तक देखिए, पसंद है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको इसको शेयर करना चाहिए, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो आप इसको शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादातर लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर मैं इस पॉलिसी की बात करूं तो 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग लेवल पे, जैसे हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, 6600 ब्लॉक्स हैं, 676 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सबके लिए मतलब सबके सजेशंस मांगे थे। उसके बाद MyGovernment.in करके एक पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनमें उन्होंने बोला था कि आप अपने अपने सजेशंस दीजिए कि आपको एजुकेशन सिस्टम में चेंज क्या चाहिए और किस तरीके से चाहिए। तो सबने अपने सजेशंस दिए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 कमिटी एस्टैब्लिश की थी। सबसे पहले है TSR सुब्रमण्यम कमेटी, जिन्होंने 2 मई 2016 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और सेकंड जो कमेटी थी वो थी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट थी 31 मई 2019 को इन्होंने सबमिट की थी। तो इस तरीके से ये तो हुई कि पॉलिसी बनी, इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे। उसके बाद इस पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और इसको NOD मिला, जैसे मैंने आपको बताया, कैबिनेट के द्वारा। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो MHRD मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसको चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम दे दिया गया है, उसका नाम चेंज किया गया है। उसके बाद अब मैं आपको धीरे धीरे लाइन बाय लाइन में बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस किस तरीके से हुए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ये पूरा एक वर्ड है। अब मैं इसको समझाता हूं कि इसमें क्या मेनली डाला गया है। इसमें सबसे पहले तो एक पॉइंट डाला गया है फ्रेंड्स, इसमें ये है कि मल्टी लेवल एंट्री एंड एग्जिट का एक ऑप्शन दिया गया है। मल्टी लेवल एंट्री एग्जिट का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान, जैसे मान लीजिए 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहा है, या फिर BA कर रहा है, BCom कर रहा है 3 साल की, या फिर और भी जो अलग अलग कोर्सेज हो रहे हैं वो कर रहा है। अगर 4 साल की कोई इंजीनियरिंग कर रहा है और बीच में उसकी पढ़ाई छूट जाती है किसी भी कारणवश, जैसे 2 साल उसने पढ़ाई कर ली है, 2 साल उसकी छूट गई किसी भी वजह से, कि उसके घर की कंडीशन ठीक नहीं थी या कोई भी XYZ प्रॉब्लम हुई, तो लिमिटेड टाइम में 1 साल 2 साल या जो भी पॉलिसी में स्पेसिफिक किया जाएगा, उनके द्वारा वो स्टूडेंट उस पर्टिकुलर कोर्स में दोबारा एडमिशन ले सकता है। और जब वो कोर्स से एडमिशन लेगा तो जैसे 2 साल उसने कर लिया है, तो 3rd ईयर में उसका एडमिशन होगा। अब ये एक पॉइंट इसलिए डाला गया है कि राइट नाउ अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ द सिस्टम हो जाते हैं अगर किसी वजह से उनको पढ़ाई छोड़नी पड़े। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ऐसा नहीं है, उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा। और जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि 2 करोड़ जो बच्चे हैं जो आउट ऑफ
सिस्टम हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको वापस पढ़ाई में लाया जाए। उसके बाद 50% ग्रोस एनरोलमेंट का एक टारगेट रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2035 तक। तो ये कुछ एक मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पॉलिसी के। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे 3 साल का आप कोर्स कर रहे हैं, 3 साल के कोर्स में फर्स्ट ईयर में हम सर्टिफिकेट लेंगे, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा लेंगे और थर्ड ईयर में डिग्री मिलेगी हमको, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो। अभी तक ऐसा होता था कि आप जब तक पूरी मतलब जैसे 3 साल की डिग्री है तो 3 साल की डिग्री नहीं करेंगे तो अगर आपने 2.5 साल में छोड़ा तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम जितना पढ़ेंगे आपको उतना मिलेगा। एक बैंक इन्होंने नया लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्री एग्जिट का एक सिस्टम डाला गया है कि कभी भी वो एग्जिट कर सकता है, उसके बाद वो कभी भी री एंट्री ले सकता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो डिजी लॉकर के थ्रू उसको सिक्योर किया जाएगा, उसके उस बैंक को सेविंग्स अकाउंट जैसा होता है, बैंक जैसा होता है, वो उस तरीके से काम करेगा और क्रेडिट उसके अकाउंट में होगा। जब भी वो री एडमिशन लेता है तो वो क्रेडिट वो यूज करके उसमें एडमिशन ले सकता है। तो एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस पॉलिसी के साथ। अब फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो एक इसमें बहुत अच्छा पॉइंट ये डाला गया है कि जैसे मान लीजिए 3 साल की कोई बीए कर रहा है, उसके बाद 1 साल की जब वो इंटीग्रेटेड में करेगा तो 1 साल की एमए, 4 साल का ये प्रोग्राम हो गया, तो उस इंसान को एमफिल करने की कोई नीड नहीं है, वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। राइट नाउ ऐसा होता है प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा होता है कि उनको पहले बैचलर डिग्री करनी पड़ती है, फिर मास्टर्स करनी पड़ती है, फिर एमफिल करना पड़ता है, फिर पीएचडी में जाते हैं। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें अगर किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है, पीएचडी करनी है, तो वो डायरेक्ट मास्टर्स के बाद डायरेक्टली एडमिशन ले सकता है, अपने आप को एनरोल करा सकता है पीएचडी में। तो एक ये बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि जो एक बहुत लंबा स्टेप होते थे, प्रोसेस होता था पीएचडी करने के लिए, वो उसको कम किया गया है ताकि बच्चे इजीली अपने फोकस जो है वो मेनली अच्छे तरीके से पढ़ाई पर कर सके। और इसका जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये भी है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसकी लेंथ को देखकर छोड़ देते हैं कि हम पीएचडी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है और जो कि बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, लेकिन टाइम की वजह से, क्योंकि हर किसी की फैमिली का एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ लोग सपोर्ट कर पाते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उस वजह से भी इसको कम किया गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स में कैसे काम करेगा। जैसे अभी होता है कि अगर किसी इंसान को जैसे बीएससी करना है या बीकॉम करना है तो कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैं कॉमर्स की बात करूं तो आपको अकाउंट्स, मैथ, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी जो नया सिस्टम आया है वो आप अपने फेवरेट, अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, चाहे वो स्कूलिंग लेवल पे हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो। जैसे अगर किसी को अकाउंट्स पढ़ना है या फिर किसी को फिजिक्स पढ़ना है, तो साथ में अगर उसको डांस पढ़ना है, क्योंकि डांस का भी सब्जेक्ट होता है, या वोकेशनल सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, या फिर किसी को ड्रामा में जाना है, एक्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ना है, या फिर किसी को म्यूजिक पढ़ना है, तो अलग अलग तरीके से इनको वो एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अभी तक ऐसा होता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स को हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में काउंट करते हैं, लेकिन अब इनको मेन सब्जेक्ट्स का दर्जा दिया जाएगा, जिससे कि बच्चा, अगर किसी स्टूडेंट के अंदर कोई अपना एक पैशन है, वो उसको फॉलो कर सके। फ्रेंड्स अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऑल अराउंड 45,000 कॉलेजेस हैं एफिलेटेड, और जो उनका एफिलिएशन देता है वो यूनिवर्सिटीज होती है मेनली। और फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ एक यूनिवर्सिटीज में एफिलेटेड कॉलेजेस की जो संख्या है वो 800 के पार पहुंच गई है, जिसकी वजह से जो उनकी क्वालिटी है एजुकेशन की वो लगातार गिरती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, और अलग अलग तरीके से भी वो अफेक्ट हो रही है। क्योंकि एक जब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं या अवेल कराए जाते हैं, तो वहाँ पर वो एक मेनली एजुकेशन सेंटर बन के रह जाता है। एजुकेशन सेंटर ना रह के वो एग्जामिनेशन सेंटर बन के रह जाता है। लगातार वहाँ पे किसी न किसी चीज़ के एग्जाम्स होते हैं, कंडक्ट होते हैं, तो उस चीज़ को भी एक कंट्रोल करने के लिए इस पॉलिसी में कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं। ग्रेडेड ऑटोनॉमी का एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे एक्रीडिटेशन मिलता है। NAAC एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो एक्रेडिटेशन देता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को। तो इस तरीके से जो प्रोविज़न में एक प्लस पॉइंट ये डाला गया है कि जैसे मान लीजिए A+ किसी को है तो उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, A वालों को कम मिलेगी और B वालों को नहीं मिलेगी या बहुत कम मिलेगी। और उनको ये बोला जाएगा कि आप अपनी क्वालिटी को सुधारिए ताकि आपको भी बाकी की तरह जो फैसिलिटी है वो अवेल कराया जा सके, जैसे फाइनेंस हो गया, जैसे कोई भी एक डिसीजन मेकिंग है। तो इस तरीके से जो उनकी ऑटोनॉमी है उस पर ये बात आएगी, तो उनको क्वालिटी बाय डिफॉल्ट उनको ठीक करनी ही पड़ेगी। जो अभी एजुकेशनल सिस्टम गिरा हुआ है उसको उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए ये स्टेप्स लिए गए। अब फ्रेंड्स इसमें एक पॉइंट डाला गया है नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग।
इसका एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि स्टूडेंट्स को डायरेक्टली टीचर से या फिर जो एलुमनाई है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, उससे डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सके। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है। अब जैसे अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ, रिकॉग्निशंस जो देती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ या अलग अलग कॉलेजेस को, तो जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई है या फिर एनसीटीई है, इस तरीके से जो अलग अलग है इनको सबको मर्ज किया जाएगा और एक बोर्ड बनाया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। ऑल्दो मेडिकल और लॉ फैकल्टी को अभी इनसे अलग रखा है, उनका जो बोर्ड है वो एक ही वही रहेगा जो पहले था। जैसे लॉ का था बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उनको वही एफिलिएशन देगा, लेकिन बाकी सबको मर्ज करके एक कर दिया गया है ताकि इजीली कोई भी एक जो अप्रूवल है वो इजीली मिल सके। जो एक लंबा प्रोसेस होता था वो उसको थोड़ा इजी किया जा सके, तो उसके लिए भी ये एक स्टेप लिया गया है। उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे अप्रूवल का अलग होगा, एक्रेडिटेशन का अलग होगा, फाइनेंस का एक अलग डिपार्टमेंट होगा। तो डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक ही उसमें रखी गई है। उसके फ्रेंड्स अगर मैं नॉर्म्स की आपसे बात करूं, यूनिवर्सिटीज को जो क्वालिटी की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी किस तरीके से बेहतर करनी है, तो जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है, इन सबका जो नॉर्म्स है वो अलग अलग तरीके से, इनकी जो क्वालिटी है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन की गई है कि अलग अलग बेंचमार्क सेट किए गए हैं। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ने ये प्लस पॉइंट डाला है इस पॉलिसी के अंदर, उसमें उन्होंने ये डाला है कि जो यूनिवर्सिटीज या जो कॉलेजेस होते हैं क्वालिटी लेवल पे उनका जो बेंचमार्क होगा वो सेम सेट होगा, जो नॉर्म्स होंगे वो सेम होंगे उसको बेहतर करने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो क्या है, वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, डीम्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब नहीं मायने रखेगा। ऑनरशिप नहीं मैटर करेगी कि वो ऑनरशिप किसकी है, उस पर यह मैटर करेगा कि इसकी क्वालिटी को कैसे सुधारा जा सकता है और एक बेंचमार्क सेट किया जाएगा वहां पर। उसके फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पॉलिसी का, जो मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि अभी जो हायर एजुकेशन, बहुत सारे हायर एजुकेशन ऐसे जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फीस चार्ज करते हैं, उसमें भी इन्होंने फ़ी कैप कर दिया है। उसको रिस्ट्रिक्ट करने की प्लानिंग है आगे आगे कि जो हायर एजुकेशन की फ़ीस होती है वो लिमिटेड होनी चाहिए ताकि इक्वालिटी बच्चों में आ सके। फ्रेंड्स ये पॉइंट इसलिए डाला गया है कि इक्वालिटी बढ़ सके। जैसे कुछ बच्चे हमारे देश में गरीब हैं, वो डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है, वो जो पार्ट है वो एक असमानता का, अनइक्वालिटी का पार्ट है। तो वहाँ पर एक ये बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है कि उनको भी इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे ले रही है और अच्छी यूनिवर्सिटी है लेकिन किसी इंसान के पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से पे करेगा, तो वहाँ पे अनइक्वालिटी वहाँ पर और बढ़ेगी। तो इस पॉइंट को एक यहाँ से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था गवर्नमेंट के लिए, और उन्होंने वो काम बहुत बाखूबी निभाया, बहुत बाखूबी तरीके से किया उन्होंने। और आने वाले टाइम में फीस कैप कर दी जाएगी ताकि जो सारे बच्चे, चाहे गरीब, बहुत गरीब फैमिली से क्यों ना हो, चाहे बहुत अमीर फैमिली से क्यों ना हो, सारे वहाँ पर पढ़ सके जाकर। अब यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती, जो जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए फी कैप की गई है, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो फिलंथ्रोपिक पार्टनरशिप से बना है या फिर प्राइवेट है या पब्लिक है, सबके लिए ये नॉर्म्स इक्वल होने वाले हैं। अब फ्रेंड्स अगर मैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक्सपेंडिचर की बात करूं तो राइट नाउ 4.43 जो हमारी जीडीपी है उसका परसेंटेज अभी खर्च होता है स्टेट और सेंट्रल लेवल पे मिला के हमारे देश में। लेकिन उसको हमारे अभी जो मिस्टर खरे हैं जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने बताया कि हम जो हमारा टारगेट है अचीव करने का 6% का है, और इस पर्टिकुलर एक चीज़ में स्टेट और सेंटर मिलके काम करेगा ताकि इस एक गोल को अचीव इजीली किया जा सके। उसके बाद एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें जो मतलब रिसर्च का एक तरीका है उसको, उसमें साइंस को और सोशल साइंस को इन्वॉल्व किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। बहुत सारी जो, जैसे मैं यूएस की बात करूं तो उनकी जो ऐसी फाउंडेशन है उनका मेनली जो काम होता है वो साइंटिफिकली होता है, लेकिन मतलब साइंस से रिलेटेड होता है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है वो ये किया है कि उसमें साइंस प्लस सोशल साइंस को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये ऑर्गेनाइजेशन फंड करेगा, फाइनेंस करेगा। तो इस तरीके से ये एक नई शुरुआत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ऐसे बहुत सारी जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्टैब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, जो अलग अलग बोर्ड्स पे, अलग अलग स्कूल्स पे या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे अपना ध्यान रखेगी।
उसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया गया है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो बाहर के स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया में आके इजीली पढ़ सकते हैं, उन इस लेवल पे सेट किया जाएगा। प्लस बाहर की यूनिवर्सिटीज इंडिया में आ सकती हैं, प्लस इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करेंगी ताकि ईजिली उसको बढ़ावा मिल सके और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ उस लेवल पर पहुँच सके जो टॉप मोस्ट वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ है। जब वो इंडिया में आएंगी वो अपना तरीका बताएंगी पढ़ाने का, तो एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होगा हमारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी। जो एक ऑर्थोडॉक्स सोच है, जो एक नैरो माइंड है, वो चीज खत्म होगी और ब्रॉड माइंड में हम लोग सोचना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इस एक पर्टिकुलर पॉलिसी में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है फ्रेंड्स। उसमें यह बोला गया है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। जैसे अगर मैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से इंडिया में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी का यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। पहले नहीं था, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चे एक जगह बैठते हैं, टीचर एक जगह बैठते हैं, गूगल मीट हो गया या फिर डुओ हो गया, ये इस तरीके से अलग अलग यूट्यूब हो गया, वहाँ पर लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, लेक्चर होते हैं। उसके बाद जूम ऐप है, वो ये जो एप्लीकेशन है ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि इजीली लेक्चर्स कंडक्ट किए जा सकें। अब जब लेक्चर्स होते हैं तो एक जगह बच्चा बैठा होता है, दूसरी जगह टीचर होता है, वो अलग अलग जगह पर बैठे, उसके बाद भी वो इजीली पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है। ये पॉलिसी ऑल्दो 2019 सितंबर में ही इसको समराइज किया गया था, लेकिन और उसी टाइम पे इसको ऐड ऑन किया गया था इस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को, लेकिन कोरोना की वजह से इसको पहले ही यूज़ कर लिया गया। जो गवर्नमेंट की जो एक सोच है वो ये है कि सब लोगों को इक्वलिटी के तहत सब कुछ मिले। जैसे कुछ जो गरीब तबका है या जो एक रिमोट एरिया में रहता है उसके पास अभी नहीं है, अगर मैं बताऊँ फ़ोन नहीं है, फ़ोन है तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहले ये प्लानिंग है कि पहले सब बच्चों के लिए एक स्पेशली फंड रिलीज़ किया जाए ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको इजीली एजुकेशन अवेल हो सके और उनके पास रिसोर्सेज हो पढ़ने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं इस पॉलिसी का जो मेन आधार है वो आपको बताऊं तो वो है लैंग्वेज, वर्नैक्युलर लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज होती है, जो मदर टंग होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो एक हायर एजुकेशन होती है या स्कूलिंग भी होती है या किसी भी लेवल की जो एजुकेशन होती है उसमें रीजनल लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो हम लोग जो है वो घर में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं अगर हम वही पढ़ाई में भी यूज़ करेंगे तो हम इजीली कुछ भी सीख सकते हैं। नॉर्मली अगर एक नई लैंग्वेज हमको इंट्रोड्यूस की जाए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करा के उसमें सिखाया जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और अभी हमारी कंट्री का एक मतलब एक प्रॉब्लम ये बन गई थी बीच में कि इंग्लिश अगर जिस बच्चे को आती है वो नॉलेजेबल है, जिसको नहीं आती वो नॉलेजेबल नहीं है। तो एक ये भी बहुत बड़ा फ्लॉ था हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसको भी चेंज किया गया है और वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया गया है। और फ्रेंड्स अगर मैं साइंटिफिक लिटरेचर की बात करूं जो अलग अलग जगह पर, जैसे अगर मैं मद्रास की बात करूं तो वहाँ पे मद्रासी चलती है। अगर मैं कोलकाता की बात करूं मतलब बंगाल की बात करूं तो वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज का यूज़ होता है, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज का यूज़ होता है, बिहार में बिहारी या भोजपुरी लैंग्वेज का यूज़ होता है, या फिर पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज का यूज़ होता है। इस तरीके से हर एक स्टेट की अपनी लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, तो उसका जो लिटरेचर है ताकि उसके बच्चे इजीली उस चीज़ को अडॉप्ट कर सके उसका एक प्रोविजन इसमें डाला गया है। और उस चीज़ को जो ई कंटेंट होगा, जो कंटेंट ऑनलाइन आएगा इंटरनेट के माध्यम से, ई कंटेंट मतलब जो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जो कंटेंट हमको मिलेगा वो भी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। वर्चुअल लैब्स का एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है स्कूल कॉलेजेस के लिए। जैसे कुछ एक जो रूरल एरियाज में स्कूल है कॉलेजेस आते हैं या फिर अर्बन एरियाज में भी आते हैं, उनके पास लेबोरेटरीज नहीं है उनकी, तो थोड़ी मॉडर्न लेवल पे कुछ लेबोरेटरीज को एस्टेब्लिश किया गया है ताकि सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ सके और लेबोरेटरीज का इजीली यूज़ कर सके। और फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हम किस किस पार्ट में कर सकते हैं। सबसे पहले एजुकेशन की प्लानिंग में, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में, रेगुलेशन में, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस में, उसके बाद टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट में। फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं या फिर इकोनॉमिकल डिसेबल्ड पर्सन जिसको डिसएडवांटेज ग्रुप बोला जाता है, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन है। जैसे मैंने आपको बताया कि गर्ल्स के लिए अलग से जो गर्ल्स के स्पेशली कुछ स्कूल है वो 8th से 10th तक है, उनको 12th तक किया जाएगा फंड्स के थ्रू, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। उसके बाद अलग अलग तरीके से एम्फसाइज किया जाएगा और उसके बाद इनके लिए अलग अलग तरीके से फंड्स को इशू किया जाएगा ताकि जो
गरीब बच्चे हैं उनको, उनके पास भी सारे रिसोर्सेज इजीली अवेल हो सके और वो सारे बच्चों के साथ इक्वली कंधे से कंधा मिला के पढ़ाई कर सके। अगर मैं भी लॉकडाउन की बात बताऊँ तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, लेकिन गरीब बच्चों के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। उन पर फ़ोन है, उनके घर पे फ़ोन है तो उन पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट है तो उनका प्रॉपर चलता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिनको हमें सॉर्ट जल्द से जल्द करना पड़ेगा। और जो हमारा जो सिस्टम होगा, जो सॉफ्टवेयर्स होंगे, वो अगर किसी की आंख नहीं है या किसी के कान नहीं है, उनको उस तरीके से उनके लिए फ्रेंडली बनाया जाएगा ताकि वो इजीली उसको समझ सके कि वो क्या है। फ्रेंड्स, ये तो हुई हायर एजुकेशन की। अब मैं आता हूँ स्कूलिंग पे। जो 12th तक का जो हमारा स्टेटस है, जो मतलब हम डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर कि नर्सरी से लेकर 12th तक हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या स्पेशलाइजेशन में जाते हैं। अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ तो 10+2 का कंसेप्ट चलता है। जैसे 10th तक हमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। 10th के बाद हम स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल, साइंस, इस तरीके से। जो वोकेशनल है वो अभी तक 11th से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये एक मतलब कह लीजिए भी रेक्टिफिकेशन वाला पीरियड चालू था हमारे कंट्री के अंदर। बच्चा लर्निंग से ज़्यादा, अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा रेक्टिफिकेशन पे बिलीव रखता था, क्योंकि नंबर्स की एक होड़ रहती थी कि हाँ आपने ये याद किया, बोर्ड्स एग्जाम में आपको ये जाके लिखना ताकि आपको नंबर्स मिल सके। लेकिन अभी जो नया स्ट्रक्चर आया है उसमें सबसे पहली चीज़ की, जैसे मैंने आपको 10+2 बताया, वो हटा के 5+3+3+4 का कंसेप्ट लाया गया है। 5 मतलब एलिमेंट्री, बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं 3rd तक के, 2nd क्लास तक के। उसके बाद 3rd, 4th, 6th की एक अलग कैटेगरी, उसके जो मिडल जिसको लेवल बोला जाता है 6th, 7th, 8th क्लास। उसके बाद 9th to 12th हाई स्कूल। तो इस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो 3 साल से 8 साल तक का बच्चा एक ही करिकुलम को फॉलो करेगा। अभी ऐसा होता है कि एक क्लास में कुछ पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में उसका एकदम से हायर वर्जन आ जाता है और कुछ नहीं होता। बच्चों का बैग बढ़ता है, बच्चों के कंधे दुखते हैं और कंधों पे और भारी भारी बुक्स को हम ऐड कर देते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते, जो हमारा अभी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है। बट इसको जो चेंज किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि 3 से 8 साल का बच्चा, जो 2nd या 3rd क्लास तक का बच्चा होगा, वो उसका सबसे पहले उसको नंबरों का ज्ञान और लिटरेसी, जो बेसिक लिटरेसी होती है या बेसिक एजुकेशन होती है, उसको वो दी जाएगी कि एक उसको एग्जैक्टली पता चले कि नंबर्स होते क्या हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, ताकि उसके बाद जब उसको सब्जेक्ट्स दिए जाएं या फिर उसको सामने जब सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाए तो उसको पता हो। और जो 3 से 8 साल तक के बच्चे हैं, इनका सिखाने का तरीका बदल जाएगा, चाहे वो आंगनवाड़ी के बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो स्कूल्स के हों, चाहे वो प्री स्कूल्स के हो। इन सबका एक कॉमन एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, उसमें ये है कि एक कॉमन करिकुलम आएगा जिसमें प्ले बेस्ड, खेल खेल में जो बच्चे सीखते हैं, एक्टिविटी बेस्ड या फिर अलग अलग और भी तरीके होते हैं, उनसे बच्चे इजीली अडॉप्ट करें। और 6th क्लास के बाद सब्जेक्ट्स उनको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। जब तक उनका ये एक जो कदम है वो इसलिए भी सराहनीय है क्योंकि एक बच्चे का एक मेंटल स्टेबिलिटी एकदम से जब वो 3 साल, 4 साल, 5 साल का होता है, जब वो स्कूल जाता है, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी है। धीरे धीरे उसकी ग्रो करनी चाहिए, पड़ेगी हमको, ताकि वो समझ ले, अंडरस्टैंडिंग उसकी बेटर हो सके, वो अपने लॉजिक्स अच्छे से इंटरप्रेट कर सके, अपने लॉजिक्स को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सके, उसका लॉजिक अच्छे तरीके से हो। तो एक इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान लिया है उससे ये चीज़ कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं। उसके बाद 6th क्लास से मैंने आपको बताया वोकेशनल सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाएगा। वोकेशनल सब्जेक्ट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी को डांस में पसंद होता है, किसी को कोई अलग, जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बोलते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या और अलग हो गया, कंप्यूटर हो गया। इसको अभी तक में हम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बोलता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको बोला गया कि नहीं, जिस चीज़ में बच्चों को इंटरेस्ट है उस चीज़ को कभी भी आप बेसिक चीज़ नहीं बोल सकते, उसको मेन सब्जेक्ट्स आपको बोलना पड़ेगा। और अगर किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, उसको सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसके, तो क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करें और उसको उस चीज़ में रुचि है तो उसको और उस चीज़ में बढ़ावा मिले, स्कूलिंग से ही उसको बढ़ावा मिले, और वो सिर्फ इस चीज़ में ना फंसा रहे कि नहीं यार इतने सारे सब्जेक्ट्स उसको पढ़ना, नहीं, उसकी फेवरेट सब्जेक्ट्स वो पढ़ सकता है अपने मनपसंद से। तो एक ये चेंज किया गया। प्लस 6th क्लास से एक चेंज इन्होंने बहुत अच्छा किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सराहनीय है बहुत ज़्यादा, एक इंटर्नशिप का पैटर्न लेकर आए हैं जिसमें ये बोला गया है कि 1 साल में 10 दिन जो होंगे वो नो बैग स्कूल होंगे। मतलब स्कूल में आपको बैग लेके नहीं जाना है, जो लोकल
क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो लोकल क्राफ्ट्समैन ट्रेडर्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, हमारा लॉन्ड्री वाला हो गया, हमारा वेल्डर हो गया, इस तरीके से जो अलग अलग है उनके पास इंटर्नशिप करनी पड़ेगी एक स्टूडेंट को, ताकि वो सीख सके कि एग्जैक्टली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस काम की, बाकी वो अपना एनालाइजिंग जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सके। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ये तो बात हुई फ्रेंड्स मिडल की। अब मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया 5+3+3+4, जो लास्ट का पार्ट है, फोर्थ पार्ट +4 का, वो दिया गया 9 to 12 में। जैसे हायर एजुकेशन में हमने बताया कि कोई भी बच्चा अपने फेवरेट सब्जेक्ट चूज कर सकता है, वही चीज स्कूल में भी एड ऑन की गई है। यही बोला गया है कि कोई भी स्टूडेंट अपने फेवरेट सब्जेक्ट, कोई स्ट्रीम नहीं होगी, किसी को अगर फिजिक्स पढ़ना है, साथ में अकाउंट्स पढ़ना है, और साथ में डांस पढ़ना है, साथ में फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है, तो वो साथ में सारे सब्जेक्ट्स इक्वली पढ़ सकता है, ताकि जो उसका इंटरेस्ट होगा वो इक्वली तरीके से सामने आए। उसका जो पैशन है, जिस चीज को प्रोफेशन बनाना चाहता है, उसको वो यूज कर सके। अब इसमें एक जो बहुत मेजर चेंज किया गया है वो ये है कि मतलब बच्चे को उसका पैशन फॉलो करने का एक मौका दिया जाएगा। करिकुलम को भी रिड्यूस करने की बात की गई है स्कूल लेवल पे। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसका करिकुलम चेंज होगा। फिजिकल अपीयरेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे स्कूल का स्ट्रक्चर है वो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है वहाँ पर। हमें करिकुलम चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो एक ये प्लस पॉइंट है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 6th ग्रेड से उनकी जो सब्जेक्ट्स है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ताकि तब तक जो एक बच्चा है उसकी मैथमेटिकली कैपेसिटी को एक बढ़ावा मिल सके। और 6th क्लास में जो एक करिकुलम जो नया लॉन्च होगा उसमें ये चीज़ क्लियरली है कि कोडिंग एक बच्चों को सिखाई जाए, क्योंकि एक जो 6th क्लास का बच्चा होता है उसकी जो एक एनालाइजिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत हायर होती है, वो चीज़ें एब्जॉर्ब बहुत इजीली करता है कभी भी। तो एक ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से डाला गया है इस पूरी पॉलिसी के अंदर। उसके बाद नो रिजिड सेपरेशन। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा होता है कि मतलब जो सब्जेक्ट्स है वो बहुत लिमिटेड होंगे। जैसे अगर मैं कॉमर्स लेता हूँ तो मुझे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ये सब पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा साथ में। लेकिन अभी जो नई पॉलिसी है उसमें बोला कि स्ट्रीम कुछ होगी थी, जो बच्चा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहता है, जैसे कोई कन्फेक्शनरी एंड बेकरी का सब्जेक्ट चूज़ करना चाहता है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग का करना चाहता है, कोई डांस, कोई म्यूज़िक, कोई स्पोर्ट्स, कोई डिबेटिंग, इस तरीके से जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं कोई भी यूज़ करना चाहता है तो वो उसको वहाँ पर फ़ायदा देगी ये चीज़। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी तक का जो सिलेबस था वो रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा बिलीव रखता था, तो उसको चेंज किया गया है ताकि जो एक बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको बढ़ाया जा सके। अब जैसे मैं बोर्ड के एग्जाम की आपसे बात करूँ तो उसको भी रीडिज़ाइन किया जाएगा, और बोर्ड्स एग्जाम में क्लियरली ये चीज़ ऐड ऑन की गई है कि जो एग्जाम होंगे वो उनके करिकुलम बेस पे नहीं होंगे, जो उनके एग्जाम होंगे वो उनके थिंकिंग कैपेसिटी पे होंगे, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो उस अपने लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, या फिर रोज़मर्रा या डेली लाइफ में जो डेली रूटीन में अपने घर पे या स्कूल जा रहे हैं कहीं पे भी उनके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अपने जो लॉजिक्स जिस तरीके से अप्लाई करते हैं उस चीज़ पे रीजनिंग बेसिस टेस्ट या एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। और बोर्ड में जो डिज़ाइन होगा उसमें एक चीज़ और ऐड ऑन की गई है कि ज़रूरी नहीं है कि साल में एक ही एग्ज़ाम हो, कोशिश ये भी की जा सकती है कि साल में 2 एग्जाम हो, ताकि जो एक बच्चे का जो एक बर्डन है उसको लॉ किया जा सके। तो ये बहुत एक वेलकमिंग स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब फ्रेंड्स मैं सबसे लास्ट में आपसे बात करना चाहूँगा रिपोर्ट कार्ड की। जो हमारी सेक्रेटरी हैं MHRD की स्कूल लेवल की, उन्होंने भी अभी रिसेंटली हमको बताया कि जो रिपोर्ट कार्ड होती है वो भी 2 पेज की होती है। एक पेज पे सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, अगले पेज पे उसके जो मार्क्स होते हैं वो लिखे होते हैं, लेकिन अब उसमें कुछ कॉलम ऐड किए जाएंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एक बच्चा है जिसकी रिपोर्ट कार्ड है, सबसे पहले तो वो खुद इवेल्युएट करेगा अपने पूरे सिस्टम को कि उसने किस तरीके से किया। उसके बाद उसके जो साथ रहने वाले हैं उसको इवेल्युएशन करेंगे, उसका टीचर इवेल्युएट करेगा, ताकि इजीली वो बच्चा भी समझ सके कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उस स्टूडेंट के पेरेंट्स से कंसल्ट किया जाएगा कि कहाँ पर चेंज हो सकते हैं। उसके बाद इसमें एक एड ऑन चीज ये की गई है, जो लाइफ स्किल्स होते हैं उस पॉइंट को इस तरीके से ऐड किया गया है कि जो एक नर्सरी क्लास है, जैसे +5+3+3+4 का जो एक पार्ट है जो फर्स्ट से स्टार्ट होगा 3 साल के बच्चे का, वहां से ये पार्ट स्टार्ट होगा कि एक स्टूडेंट ने या एक चाइल्ड ने क्या क्या नया सीखा है, लाइफ स्किल्स क्या क्या सीखे हैं। और जब वो 15 साल के बाद अपनी स्कूलिंग खत्म करेगा तो एक पूरा कच्चा चिट्ठा उसके हाथ में होगा, पूरे 15 साल की हिस्ट्री उसके हाथ में होगी कि उसने क्या क्या नया सीखा है।
जो कि उसकी जो रिपोर्ट कार्ड है वो इजीली सबको बता पाएगी कि हाँ उसने ये सीखा है। साथ ही में एक जो मतलब पहल है एक MHRD की, जिसे मैंने आपको बताया उनका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है नाम, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक पहल है वो ये है कि जब बच्चा 15 साल के बाद स्कूल से निकले तो एक एडिशनल वोकेशनल सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करके सीख के निकले, ताकि जब वो आगे अपने पैशन को फॉलो करे तो उसको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके फ्रेंड्स एक परख नाम की ऑर्गेनाइजेशन या सेंटर बोल लीजिए, उसको एस्टैब्लिश किया गया है। परख की फुल फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये उसकी फुल फॉर्म है। इस सेंटर का काम क्या होगा कि बच्चे एग्जैक्टली काम कैसे कर रहे हैं उसको परखने का काम ये परख करेगा और उनको असेस करेगा, असेसमेंट करेगा किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऑलमोस्ट 60 बोर्ड्स अभी अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है इंडिया में, और जो कि स्कूल्स को रिकॉग्निशन देते हैं बोर्ड, जैसे CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड्स अलग अलग स्टेट्स के, इस तरीके के जो बोर्ड्स हैं वो कम से कम भी 60 हैं इंडिया के अंदर। तो ये पहली बार इंडिया में ऐसा किया गया है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो एक बेंचमार्क सेट करेगा टीचर्स के लिए भी, स्कूल्स के लिए भी, कि क्या टारगेट है आपका अचीव करने का। एक कॉमन नॉर्म्स होंगे, कॉमन एक मतलब कह लीजिए गोल होगा एक सब स्कूल का कि उनको अचीव क्या करना है। अभी सबके अलग अलग नॉर्म्स है, अलग अलग तरीके से सब काम करते हैं, लेकिन अब उन सबको सेंट्रलाइज करने की प्लानिंग की जा रही है। उसके बाद एक NTA नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उन्होंने भी अभी एक चीज नई प्रपोज मतलब इस पॉलिसी में डाला गया है कि अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी चाहती है या फिर NTA उनको डायरेक्ट जाके ऑफर करेगा कि आप कॉलेजेस के लिए या यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंट्रेंस टेस्ट लीजिए, हम कंडक्ट करेंगे, तो NTA एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करने का काम करेगा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए एडमिशन के लिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होगी। ये चीज़ ऐसी है कि स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ऑफर की जाएगी और उनके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो कैसे उस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो चाहते हैं या वो नहीं चाहते। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है उनके ऊपर, कोई नेसेसिटी अगर उनको लगती है तो वो कर सकते हैं, या फिर कोई कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। उसके बाद टीचर्स के लिए एक बेंचमार्क सेट करना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स के लिए बेंचमार्क सेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि अलग अलग तरीके से जो टीचर्स होते हैं उनको सबसे पहले तो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि बच्चों को एग्जैक्टली डील किया कैसे जाता है बच्चों के साथ। तो टीचर्स एक अपना बेस्ट दे, उनके लिए एक बेंचमार्क सेट करेगा ये जो परख नाम की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और टीचर्स को भी इवेलुएट करेगा ये, और स्कूल्स को बताएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, टीचर्स कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जो इसका मेन कॉमन ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स मैंने आपको शुरू में बताया था और अभी बताता कि 2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ सिस्टम हो चुके हैं राइट नाउ, उनको वापस सिस्टम में लाने की प्लानिंग है गवर्नमेंट की। और ये जो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये नई पॉलिसी आई है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक ये गोल है कि 2030 तक ये सारी चीज़ अचीव करने से, कोई चीज़ 2023 तक 25 तक, जैसे टीचर्स को जो ट्रेंड है वो 23 तक करना है। जो बच्चों में जो जैसे मैंने आपको बताया कि टैबलेट्स या फ़ोन या फिर इंटरनेट की जो फैसिलिटी उनको मिले वो 2030 तक का एक गोल है, क्योंकि इंडिया के अंदर राइट नाउ 36 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड है अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्कूल लेवल पे। तो वहाँ सब तक मास में जाना एक बहुत बड़ी एक गवर्नमेंट की ये कह लीजिए कि एक बहुत बड़ी ये पॉलिसी है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है इसमें, लेकिन गवर्नमेंट का है कि हमें अगले 6 से 7 साल में या अगले 10 साल में इस चीज़ को अचीव करना है, ताकि 2035 तक एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम को बनाया जा सके कि वो इतना इफेक्टिव हो कि कोई भी इंसान इजीली जाके पढ़ाई कर सकता है और उसको पता हो कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है। वो सिर्फ बैग ढोने का काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ कुली बन के नहीं जा रहा, वो पढ़ रहा है और वो अपने मेंटल असेसमेंट को यूज कर रहा है वहाँ पर। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम अगले वीडियोस आपको दे सके। थैंक यू।